बुलेटिन में बात हर बार की तरह तीन बड़ी खबरों की। सबसे बड़ी खबर कर्नाटक में चल रहे सीएम को लेकर मंथन से जुड़ी। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर दिल्ली पहुंच गए हैं। अब वे कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि 17 मई को सीएम के नाम का ऐलान संभव है। पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। साथ ही बुलेटिन में बात होगी भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि की। खाचरियावास गांव में बीजेपी ने स्मृति सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत राजस्थान बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। इसके साथ ही बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान में चल रहे सियासी क्राइसिस की। दरअसल इमरान खान की रिहाई के खिलाफ सत्ताधारी गठबंधन दल का प्रदर्शन जारी है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी रेड जोन तक पहुंच गए हैं, जहां पाकिस्तान की संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों हैं। तीन बड़ी खबरों से जुड़ी ये तीन तस्वीरें। बात सबसे पहले कर्नाटक में सीएम के नाम पर सस्पेंस की। सस्पेंस लगातार बरकरार है। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अब पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को भी दिल्ली आने के निर्देश दे दिए हैं। देर शाम तक डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर कर्नाटक में सीएम पद को लेकर सस्पेंस से जुड़ी ये बड़ी खबर। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को भी दिल्ली आने के निर्देश दिए हैं। डीके शिव कुमार शाम तक दिल्ली पहुंच सकते हैं। कर्नाटक में सीएम फेस कौन होगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर दिल्ली पहुंच चुके हैं। डीके शिव कुमार भी शाम तक दिल्ली पहुंच सकते हैं, खबरें ऐसा बता रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट खड़गे को सौंपेंगे। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को भी दिल्ली आने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और देर शाम तक डीके शिव कुमार, खबरें मिल रही हैं कि देर शाम तक दिल्ली पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को दिल्ली आने के लिए निर्देशित कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अब दिल्ली पहुंचेंगे डीके शिव कुमार शाम तक। मुलाकात हुई है, साथ में बैठक हुई है, तो कांग्रेस पार्टी एक है, उसमें कहीं कोई विवाद की बात नहीं है। कब तक ये फैसला हो जाएगा सर? देखिए, फैसला तो अभी कांग्रेस अध्यक्ष जी के पास सामने जब बात रखेंगे उसके बाद ही तय होगा। लेकिन दोनों तरफ से सर दावे किए जा रहे हैं, पोस्टर हो रहा है, अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, इस तरह की बातें निकल के आ रही है। नहीं, ये कोई बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि कोई भी मामला सुलझ जाएगा? बिल्कुल सुलझेगा। अनुशासित पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कोई बात ही नहीं, परेशानी नहीं। राजस्थान तरह कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा कुछ भी। राजस्थान में भी कुछ नहीं हुआ है जी। नहीं, अभी कुछ रिपोर्ट नहीं लेके आए हैं। अभी हम बैठेंगे, उसके बाद बताएंगे। राय सर विधायकों ने दी, वोटिंग हुई है। भाई चलिए, शिंदे सर वोटिंग हुई है, राय दी है उन्होंने। नहीं, हम बताएंगे। अभी नहीं। तो शाम तक डीके शिव कुमार पहुंच जाएंगे। फिर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को रिपोर्ट दी जाएगी। प्रभारी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सीएम पद पर सस्पेंस लगातार बरकरार है और अब एक अहम बैठक होने वाली है और जल्द ही नाम का खुलासा हो सकता है। जल्द ही उस चेहरे पर से पर्दा हट सकता है जो कर्नाटक की कमान संभालेगा। किसे मिलेगी कर्नाटक की कमान? मेरी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ दिल्ली से सीधा जुड़ गई हैं। कनिका, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक हलकों में?
देखिए सुमित, बिल्कुल जो कर्नाटक के तीनों ऑब्जर्वर हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे और उसके बाद जो है कांग्रेस अध्यक्ष फैसला करेंगे कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री चेहरा और नाम कौन होगा। हालांकि देखिए लगातार जो है कर्नाटक के सीएम पद के नामों पे जो है चर्चा जारी है। लगातार डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया दोनों के नाम जो है वो देखने को मिल रहे, सुनने को मिल रहे हैं। दोनों ही दावेदार जो है वो लगातार जो है अपनी अपनी दावेदारी को पेश भी कर रहे हैं। इसी बीच जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है सुमित जी कि देखिए दिल्ली से फैसला अब तय होगा कि आखिरकार कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि देर शाम तक डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों ही दिल्ली पहुंचेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। उससे पहले ऑब्जर्वर जो है वो रिपोर्ट सौंपेंगे और ऑब्जर्वर का साफ तौर पर कहना है कि हमने विधायकों से बातचीत की है, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, उस रिपोर्ट को मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा जाएगा। उसके बाद हाईकमान और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर जो है फैसला करेंगे कि आखिरकार कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों के नामों पर मंथन लगातार जारी है। 2.5 साल वाला कुछ फॉर्मूला दिमाग में चल रहा है क्या? देखिए बिल्कुल, राजस्थान में जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला अपनाया गया था, एक बार कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा फॉर्मूला कर्नाटक में भी अपनाया जा सकता है। परंतु अगर ऐसा फॉर्मूला अपनाया जाएगा तो उसको पब्लिक डोमेन में रखकर जो है फैसला किया जाएगा। हालांकि जब भी देखा गया कर्नाटक की स्थिति अलग है, राजस्थान की स्थिति बहुत अलग है। दोनों ही चुनाव में बहुत बड़ा फर्क था और अब कांग्रेस पार्टी को 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी 2.5 साल का जो फॉर्मूला जो पहले अपना चुकी है वो अपनाएगी। परंतु अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से ये फैसला किया गया, ये स्कीम और ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की गई, तो वो स्ट्रैटेजी जो है पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी। उसके बाद उस पूरे मामले को लेकर बताया जाएगा विस्तार पूर्वक और उसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा। परंतु अभी जो है 2.5 साल वाली जो स्कीम हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो राजस्थान में हुआ वो कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ऐसा कयास जो है नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों की परिस्थितियां बहुत अलग अलग है। सुमित, लेकिन कौन सा फैक्टर ज़्यादा काम आने वाला है? क्योंकि डीके शिव कुमार को तो आला कमान का करीबी माना जाता है, लेकिन उनके ऊपर कुछ आरोप भी लग चुके हैं इतिहास की अगर बात करें तो। वहीं सिद्धरामैया बिल्कुल उनका इतिहास क्लीन चिट रहा है पहले। कौन सा फैक्टर इन दोनों के पक्ष में जाता दिख रहा है? देखिए सिद्धरामैया का फैक्टर जो है थोड़ा सा स्ट्रांग है क्योंकि एक पर्टिकुलर समुदाय का जो समर्थक है वो उनके साथ है। वही कर्नाटक की जनता जो है जन समर्थन जो है सिद्धरामैया के हमेशा साथ में देखने को मिला है। डीके शिव कुमार भी जो है लगातार चर्चाओं में हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके ऊपर पुराने तमाम आरोप जो है वो लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में उन आरोपों को बड़ी एक जो है भूमिका दी जाती है क्योंकि पूरा कर्नाटक चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है 40% जो करप्शन हुआ है उसके ऊपर लड़ा है। तो मुझे नहीं लगता, मेरे अनुमान के हिसाब से यही है कि देखिए ऐसे मुख्यमंत्री चेहरे को कभी प्रस्तुत नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी जहां पे तमाम विपक्षी पार्टी जो है सवाल खड़े कर सके। तो मुख्यमंत्री चेहरा वही होगा जिसका एक क्लीन रिकॉर्ड रहा है, जिसको अनुभव रहा है और जो पार्टी में सभी को साथ लेकर आगे चल सकता है। तो कहीं ना कहीं सिद्धरामैया के चांसेस जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू डीके शिव कुमार। परंतु फैसला जो होगा वो मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा। अब देखना होगा कि तीनों ऑब्जर्वर की रिपोर्ट सबमिट होती है उसके बाद क्या कुछ। मल्लिकार्जुन खड़गे तो खुद कहते हैं आला कमान से बात करके फैसला होगा। वो तो अब तक खुद को आला कमान समझते ही नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे। और दूसरी बात, राहुल गांधी की बात करें तो बार बार कहते हैं हम युवा चेहरों को साथ लेकर चलेंगे, युवा चेहरों को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या माना जाए डीके शिव कुमार का नाम आगे बढ़ सकता है और एक समुदाय में जो सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका रखता है कर्नाटक में, उसमें भी डीके शिव कुमार की अच्छी पैठ है? देखिए बिल्कुल सुमित जी, लगातार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर तमाम मंचों पे यही कहा कि हम युवा चेहरों को अब आगे लेके आएंगे कांग्रेस पार्टी में। अगर वो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी अपनाती है तो डीके शिव कुमार का नाम जो है वो सबसे आगे देखने को मिलेगा। परंतु अगर वरिष्ठ नेता के तौर पे देखा जाए या लिंगायत समुदाय को रुझाने के लिए देखा जाए तो उसके तौर पे अगर वो स्ट्रैटेजी अपनाएगी तो सिद्धरामैया का नाम जो है सबसे आगे होगा। हालांकि लगातार राहुल गांधी ने यही कहा कि हम युवाओं को मौका देंगे। तो अभी देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी जो वादे जिस तरह की स्ट्रैटेजी बनाती है वो किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी। देखिए कर्नाटक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और सीएम चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं। शुक्रिया कनिका तमाम जानकारी के लिए। तो डीके शिव कुमार शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही घंटों बाद नाम तय
हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरू सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर बीजेपी स्मृति सभा का आयोजन बीजेपी ने किया। इस कार्यक्रम का आयोजन खाचरियावास गांव में किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की और भैरू सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। तो सीकर से ये तस्वीरें हैं। सीकर में आज इस सभा का आयोजन किया गया। राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता इस सभा में मौजूद रहे। भैरू सिंह शेखावत की पुण्यतिथि का एक कार्यक्रम सीकर के खाचरियावास में आयोजित किया गया। स्मृति सभा का आयोजन किया गया। सतीश पूनिया, नितिन गडकरी यहाँ पहुँचे, केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता इस सभा में, स्मृति सभा में आज पहुँचे। सीकर के खाचरियावास गांव में इस स्मृति सभा का आयोजन किया गया। बीजेपी के बड़े नेता भैरू सिंह शेखावत, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरू सिंह शेखावत की याद में इस स्मृति सभा का आयोजन किया गया। राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे और चुनावी साल है, चुनावी वक्त है और भैरू सिंह शेखावत ज़मीनी नेता रहे हैं, तो ऐसे में ये सभा भी काफ़ी मायने रखती है। अरविंद पालावत मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अरविंद, इस स्मृति सभा का आयोजन किया गया, क्या कुछ रहा इस सभा के दौरान? कौन कौन लोग पहुंचे यहाँ पर? पूर्व उपराष्ट्रपति भैरू सिंह शेखावत की पुण्यतिथि के अवसर पर, और इस दौरान पूरे मंच पर भारतीय जनता पार्टी है वो एकजुट यहां पर नजर आई। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेताओं ने जो भाषण दिए, उससे ये लगा कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर के और भैरू सिंह शेखावत की पुण्यतिथि के अवसर पर वहां पर मौजूद हुई है। भैरू सिंह शेखावत जिन्होंने जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक का जो सफर है वो तय किया और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उन्होंने बनाने में कामयाबी हासिल की। राजस्थान में 3 बार वे मुख्यमंत्री रहे और अंत्योदय की जो योजना है वो एक मुहिम के रूप में वो लेकर के आए और उसका एक प्रभाव है कि राजस्थान में आज देखने को मिल रहा है कि जो अंत्योदय की जो भावना उनके अंदर थी उसका एक परिणाम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे समारोह में और नितिन गडकरी ने कहा कि जो भैरू सिंह शेखावत है वो उनके एक गुरु के रूप में है, यानी कि भैरू सिंह शेखावत ने काफी कुछ जो है वो सिखाया है। भैरू सिंह शेखावत की राजनीति से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसंघ की जब स्थापना हुई थी तो उस दौरान से लेके और भारतीय जनता पार्टी तक का जो सफर है वो काफी मुश्किल भरा था। उन्होंने कहा कि जब जनसंघ की स्थापना हुई तो ना हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता था, ना हमारे नेताओं को सम्मान मिलता था। और अपने खुद का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि नितिन गडकरी जो है उनकी माँ खुद जनसंघ से जुड़ी हुई थी और जनसंघ को लोग तवज्जो नहीं दिया करते थे उस वक्त, लेकिन उसके बाद में भैरू सिंह शेखावत जैसे कद्दावर नेता जो है वो जनसंघ से जुड़े और उसके बाद में उन्होंने एक जनसंघ की नई दिशा और दिशा जो है वो यहाँ पर तय कर दी। और उसी का एक कारण था कि आने वाले समय में जब कालांतर हुआ तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी के रूप में बनकर के उभरी। और इसके साथ ही उन्होंने जो भैरू सिंह शेखावत उनके कई ऐसे मुद्दे भी वहां पर कहे, चाहे उसमें जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम हो उसकी बात करें, चाहे सती प्रथा की बात करें। देखिए ये दोनों ही जो मुद्दे थे राजस्थान के लिए अपने आप में बड़े थे, क्योंकि जब सती प्रथा की बात हुई तो सती प्रथा जो थी वो राजपूत समाज में सबसे ज्यादा उस वक्त थी और सती प्रथा का जो उन्मूलन है उसके कारण खुद भैरू सिंह शेखावत को समाज का भी जो विरोध है वो यहां पर झेलना पड़ा था। उसी तरह से जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम जब आया उस समय जनसंघ के 8 में से 6 जो विधायक थे वो समर्थन देकर वापस लेकर के चले जा रहे थे। तो उस स्थिति में भैरू सिंह शेखावत है उन्होंने मजबूत तरीके से पैरवी की। भैरू सिंह शेखावत का ही एक वो रहा कि ये जो दोनों कानून थे उसके अंदर जनसंघ ने उनको सपोर्ट किया था और जनसंघ के कारण ही वे दोनों जो कानून है वो यहाँ पर बने। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर नितिन गडकरी ने भी कई बातें रखी। साथ ही वसुंधरा राजे ने कहा कि यदि आज वे भैरू सिंह शेखावत नहीं होते तो खुद वसुंधरा राजे यानी मैं भी वहां पर नहीं होती। यानी राजनीति में लाने वाले जो हैं वो बाबूसा जिनको कहा जाता है उन्होंने वसुंधरा राजे को भी काफी कुछ सिखाया। मतलब तमाम जो नेता हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और राजनीतिक मायने अगर निकालना चाहें तो क्या राजनीतिक मायने इस सभा के निकाले जा सकते हैं?
अरविंद, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? अरविंद, आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? जी बिल्कुल, जी आवाज आ रही है बिल्कुल। अरविंद, सवाल मेरा ये था कि जी बिल्कुल आवाज आ रही है। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, और अगर इस सभा के, क्योंकि देखिए चुनाव नज़दीक है तो हर चीज़ को चुनाव से जोड़कर देखना लाजमी सी बात है, राजनीतिक मायने क्या निकाले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो सभा है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी की हार होने के बाद में ये एक बड़ी सभा जो है यहाँ पर आयोजित की गई है। तो ऐसी स्थिति में इस सभा के राजनीतिक मायने हैं, चुनावी मायने जो हैं वो यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव के अंदर, कर्नाटक चुनाव में उनकी हार हुई और उसके बाद अब लगातार, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने हैं और राजस्थान के चुनाव का जो शंखनाद है वो आज की सभा को कहा जा रहा है। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो भैरव सिंह शेखावत के नाम को बुलाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करेगी। आज उनकी पुण्यतिथि थी, 23 अक्टूबर को उनका जन्मदिवस है। ऐसी स्थिति में करीब 4 महीने तक का जो समय है उस दौरान भारतीय जनता पार्टी भैरव सिंह शेखावत के जन्म शती के उपलक्ष्य में कई अलग अलग तरह के आयोजन करेगी। वहीं यदि संख्या की हम बात करते हैं तो हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत जननेता थे। शेखावाटी का एक अलग ही पहचान जो है वो भैरव सिंह शेखावत के नाम से माना जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है वो वहां पर थे, साथ ही कार्यकर्ता और शेखावाटी के जो जनसमूह है वो वहां पर पहुंचा था। और राजनीति के बाबोसा, हमारे प्रदेश के बाबोसा जो भैरव सिंह शेखावत कहे जाते हैं, उनको नमन करने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लेकिन बीजेपी सभा के जरिए ये तो जवाब दे रही है कांग्रेस को कि देखिए बीजेपी के तमाम नेता एकजुट हैं, एक मंच पर हैं, एक जाजम पर हैं, एक साथ है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक स्पष्ट मैसेज आज बीजेपी ने दे दिया है, क्योंकि आने वाले समय में जब चुनावी नजदीक होंगे और कांग्रेस में जिस तरह से अलग अलग जो धड़े बने हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सचिन पायलट हैं वो अलग से अपनी जनसंघर्ष यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है, चाहे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और तमाम जो नेता हैं, जिसमें राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी की बात करें तो तमाम जो नेता हैं वो एक मंच पर बैठे हुए नजर आए और किसी तरह का कोई जो वाद विवाद हो या किसी तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप जैसी कोई बात पूरे मंच पर देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब ये सोचने की जरूरत आ चुकी है कि जब आने वाले समय में 6 से 7 महीने बाद में जब हम चुनाव के अंदर उतरेंगे तो किस रूप में कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव में पहुंचेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब ये दिखा रही है कि वो काफी एकजुट है। क्योंकि जब से सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बने उसके बाद से कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी वो एक अलग ही रूप में और संगठित रूप में नजर आने लगी है। कल भी आप देखिए जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से भैरव सिंह शेखावत की जीवनी पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, उस प्रदर्शनी का जब उद्घाटन किया गया तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंचे, एक ही मंच पर पहुंचे और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के अगुवाई में उन्होंने पूरा काम किया। वरिष्ठ नेता थे, लेकिन चूंकि पद जो है वो सीपी जोशी का अहम था तो उस अहम पद के अंडर में उन्होंने पूरा काम किया और आज भी इसी तरह का जो काम है वो यहां पर है। यानी एक लीडरशिप की जो बात है वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है और अब जरूरत आ गई है कि कांग्रेस को भी इसी तरह की जो लीडरशिप है वो यहां पर दिखानी होगी। चलिए शुक्रिया। बात पाकिस्तान में चल रहे बवाल की। पाकिस्तान में इमरान की रिहाई के बाद बवाल मच गया। इमरान खान की रिहाई देने पर शहबाज सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आज बड़ा धरना देने जा रही है। इसके लिए सत्ताधारी गठबंधन दल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हजारों कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। धारा 144 लागू होने के बावजूद गठबंधन में हिस्सेदारी रखने वाले जमात उलेमा इस्लाम फजल के कार्यकर्ता गेट से कूदकर सुप्रीम कोर्ट में घुसने लगे। इन्होंने पुलिस के बनाए रेड जोन को भी तोड़ दिया। बता दें कि पाकिस्तान में 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद से हंगामा लगातार जारी है और इमरान ने सोमवार को अपनी पत्नी बुशरा बेगम की गिरफ्तारी की भी आशंका जाहिर की है। ये तस्वीरें देखिए कि किसी नेता के घर का दरवाजा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है जिस पर चढ़ाई कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की, इमरान खान की पत्नी को जमानत मिल गई है। जिनकी गिरफ्तारी की आशंका जता रहे थे इमरान खान, अग्रिम जमानत मिल गई है। कनिका कटियार मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कनिका, इस तरह की तस्वीरें भी पाकिस्तान से ही आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धरना दे रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तारी से राहत दी है, उसके बाद जो है पीडीएम के लोग जो है हजारों कार्यकर्ता जो है वहां पर लगातार जो है रेड जोन में जाकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से प्रदर्शन लगातार हो रहा है। इससे पहले भी जब गिरफ्तारी हुई थी तब पीएफआई के लोगों ने वहां पर जो है प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो है अब लगातार जो है इमरान खान के जो सपोर्टर्स है वो लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रही है और रेड जोन में जाकर जो है लगातार वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 मई को वहां पे ज्यादा 144 भी लगाई गई थी, उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। लगातार वहां पे नारेबाजी हो रही है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है। वहीं जो बात बताना चाहूंगी मैं आपको कि तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो भी इस पूरे मामले में उन प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार इमरान खान के बचाव में जो वहाँ के लोग हैं वो लगातार जो है प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सेना का क्या रुख है, क्योंकि देखिए वहाँ तो कुछ भी मामला हो, राजनीतिक गलियारों से कोई भी खबर आए, अगर आप सेना के बारे में बात नहीं करेंगे तो ये नाइंसाफी होगी। सेना का क्या रुख है? देखिए, बिल्कुल सेना का इस पूरे मामले को लेकर लगातार यही रुख है कि हम पूरे मामले को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद सेना के जो अफसरों के घर थे वहां भी लोगों ने हंगामा किया, घरों में आग लगा दी, सामान निकाल लिया, तब लगातार प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले को लेकर जो है कहीं ना कहीं सवाल एक सेना पर भी खड़ा होता है और सेना भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है हाई अलर्ट मोड में है। पूरे मामले को ऑब्जर्व किया जा रहा है। साफ तौर पर सेना का इस पूरे मामले को लेकर यही कहना है कि इस पूरे मामले को हम बहुत जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे और लगातार जो है हाई अलर्ट कर रखा है पूरे एरिया को। धारा 144 भी लागू, उसके बाद भी जो है लोग मान नहीं रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और वही जो पब्लिक डोमेन में चीजें आती हैं, जो प्रॉपर्टीज आती हैं, उनका भी लगातार जो है वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही है ये दिखाती है कि पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। इससे पहले पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि लोगों को खाने पीने की सुविधाएं नहीं मिल रही थी। अब दूसरी ओर इमरान खान के मामले को लेकर जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो पूरे अगर भारत की बात ना करें बल्कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की छवि है वो इतनी खराब होती दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी पे भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार वहाँ की जो फौज है, जो आर्मी है, वो क्यों नहीं मुल्क के हालात को जो है बैलेंस कर पा रही है। सबसे बड़ा सवाल जो है वहाँ की आर्मी पे, वहाँ की सेना पे खड़ा हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया कनिका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें इस्लामाबाद से, कंगाल पाकिस्तान और उसके नेता देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की चढ़ाई कर रहे हैं।